स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल भाई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। अभी धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे आप सभी लोग। आपकी तैयारी कितना है उसको अगर चेक करना है तो आप प्रैक्टिस लगाइए। उससे आप डेली अगर प्रैक्टिस लगाएंगे तो उस हिसाब से आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आपका मेरिट कितने हद तक बन सकता है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है, जैसे प्रैक्टिस सेट आप चाहे कोई भी लेके रखी हो या हमारे वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे लेवल का ही आपको मिलेंगे क्वेश्चन। इससे आउट ऑफ कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा क्योंकि सिलेबस आपका गिवन है। तो सिलेबस से ही क्वेश्चन होगा, बाहर का वो देंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची वन में दिए गए वर्षों, अरे थोड़ा गलत दिया, सूची वन में दिए गए वर्षों का मिलन सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से है। ठीक है, तो इसके क्या नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का हमें चुनना है। जैसे आपका देखे रखा है 1564 में, इधर आपकी सूची सेकंड में ऑप्शन है में क्या किया था। अकबर ने दसाला सिस्टम शुरू किया था, मजहर की उद्घोषण किया था, जजिया का उन्मूलन किया था या इबादत खाना की स्थापना किया था। दोस्तों आप लोग अच्छे ढंग से ध्यान होगा, 1564 में अकबर ने जो जजिया कर था उसका उन्मूलन किया था। इनके ऑप्शन जो है सी इसके साथ करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख रहे हैं 1576 की बात करेंगे तो 1576 जो है इसमें इबादत खाना की स्थापना किया था अकबर ने। ठीक, नेक्स्ट आपके 1579 में जो है मजहर की उद्घोषण किया गया था। लास्ट आपके 1582 के 1582 में आपका हो जाएगा दसाला का सिस्टम शुरू किया गया था। फर्स्ट का हो गया आपके सी, सेकंड का आपका आ गया डी, और थर्ड हमारा 1579 की बात करें वो हमारा हो गया बी, और लास्ट में ए। यानी सी डी बी ए ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। देखिए सी डी बी ए, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो। क्लियर है दोस्तों, फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, शेर शाह या अकबर। दोस्तों महमूद गजनी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत मुद्रालेख किया था। पोर्शन हमारा थर्ड, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था। चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होसल के मध्य या चोल एवं पांडवों के मध्य। तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के साथ, किसके साथ हुआ, चोल शासक परांतक प्रथम के बीच हुआ। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के नरेश, क्या नाम है उनका, कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय, और इनके साथ किसका लड़ाई हुआ था, परांतक प्रथम। ठीक है, ये चोल वंश के थे और ये जो है राष्ट्रकूट वंश के। इसमें जो है कृष्ण तृतीय को मार दिया जाता है परांतक प्रथम के द्वारा। और अपरांतक प्रथम जो है अपनी विजय की खुशी में रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ बनाया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत। दोस्तों प्रारंभिक में जो जैन साहित्य जो लिखा गया था वो अर्धमागधी में, किसमें था, अर्धमागधी में था। इनकी जो बोलचाल की भाषा था उसी भाषा में लिखा गया था। बाद में धीरे धीरे इसमें चेंजिंग आके संस्कृत को अपना लिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। गुपकरल में, बुर्जहोम में, मारतंड में या मेहरगढ़ में। दोस्तों मानव समाधानों का मतलब होता है जो कब्र, मरने के बाद जो कब्र दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें कुत्ते दफनाए गए थे तो वो इसमें बुर्ज होम में दफनाया गया था। ये उत्तर भारत की नवपाषाण काल में एक सांस्कृतिक प्रांत था, वो कश्मीर के हिस्से था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत किया गया था करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7,
आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या सहयोग आंदोलन? आचार्य विनोबा भावे की बात करें, इनने सबसे पहले 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 1930 में इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, जलियांवाला नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1918 में, 13 अप्रैल 1917 में, 13 अप्रैल 1919 में, या 13 अप्रैल 1916 में? तो दोस्तों जलियांवाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बात करें उसमें मुख्य रूप से डॉक्टर किचलू, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन दोनों को जो है अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है। इनके विरोध में, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण एक सभा का आयोजन किया जाता है, और जिसमें क्या है, जनरल डायर आके बिना किसी पूर्व चेतावनी के चारों तरफ से घेर के फायर करने की ऑर्डर दे दी था। ठीक है, और जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। और इस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था। आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना से आहत होकर अपने नाइट की उपाधि त्याग दिए थे? और इसमें और एक क्वेश्चन बनता है शंकर नायर के नाम पे, शंकर नायर ये जो है वायसराय के कार्यकारिणी में काम करते थे, यानी कि कार्यालय में काम किए करते थे, और इनने भी वहां पर अपना त्याग पत्र देके अंग्रेजों को काम करने से सख्त मना कर दिया। ठीक है, और दोस्तों इस घटना के लिए कांग्रेस द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है जांच के लिए। उसमें मुख्यतः अध्यक्ष कौन होता है? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और इनके साथ और भी सदस्य होता है। कौन कौन होते हैं भाई? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी भी रहते हैं, CR राव दास भी रहते हैं, और तैयब जी रहते हैं, और जयकर जी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, या 1912 ईस्वी में? सबसे पहला पॉइंट होता है बंगाल के विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंगाल के विभाजन के 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा किया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया था। ठीक, और जो है 1911 में इसको रद्द कर दिया जाता है। किसको? जो बंगाल का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, तो इसको फिर से रद्द कर दिया जाता है। कौन करता है? 6 मई 1910 में जो है जॉर्ज पंचम, ये इंग्लैंड के कौन थे? सम्राट बन गए थे, और इनके साथ आए थे महारानी मैरी। इन दोनों के स्वागत में 10 दिसंबर 1911 में स्वागत दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, और दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल के जो विभाजन हुआ था उसको रद्द घोषित किया। किसने? जॉर्ज पंचम ने रद्द घोषित कर दिया था। और यहाँ से आपकी और एक क्वेश्चन बनता है, 1911 में ही जो है दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। पहले कौन सा राजधानी था? कोलकाता राजधानी था। दिल्ली को राजधानी बना देते हैं 1 अप्रैल 1912 में चेंज कर देते हैं। पहले जो राजधानी था कोलकाता था, और फिर 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता राजधानी हुआ करता था, उसकी जगह पे दिल्ली को नई राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपके बन रहा है, बंगाल के साथ पहले क्या हुआ करता था? बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था। तो आपसे अगर पूछे बंगाल से उड़ीसा और आपके बिहार अलग कब हुए थे? 1912 में हुआ था। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, महलबारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों एवं कृषकों के साथ साझा रूप से, या ग्राम समुदाय का समग्र रूप से? तो दोस्तों महलबारी जो प्रथा है इसमें जो राजस्व के रूप में जमीन का एक टुकड़ा जो समुदाय के रूप में दे दी जाता था, ये जो है ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे
लंबी नदी है वो है नील नदी, अमेजन नदी, कांगो या मिसिसिपी, मिसौरी। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें वो अमेजन है। ये तो विश्व का सबसे बड़ा और जो है नील नदी है। अमेजन नदी की अगर लंबाई की बात करें 6,750 किलोमीटर ये लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों। और अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से? एंडीज पर्वत से निकलती है। और कहाँ गिरती है भाई? अंध महासागर। अंध महासागर को और किस नाम से जानते हैं भाई? अंध महासागर को अटलांटिक महासागर भी कहता है। कहाँ से निकलते हैं? एंडीज पर्वत से निकलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका प्रधान एवं उत्तर यानी कि ध्रुव, वृत्तीय तथा विषुवत के भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ पर? अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में या प्रशांत महासागर में। प्रधान एवं उत्तर या ध्रुव, वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु जो है अंध महासागर में अवस्थित है। अंध महासागर इसको और किस नाम से जानते हैं? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों तमिलनाडु के मानसून सामान्य महीने कौन सा है? नवंबर, दिसंबर है। देखिए दोस्तों 15 सितंबर को जो है सूर्य भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के पास होता है सबसे, तब भारत में क्या होता है? ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो लौटता है और इसे लौटता मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौटता मानसून। क्यों कहा जाता है भाई? इस टाइम यह होता है बंगाल की खाड़ी से ऊर्जा प्राप्त की जाता है और उससे क्या होता है सीधा आपके नवंबर दिसंबर में जो है उत्तर पूर्व में नवंबर दिसंबर में क्या होता है? शीतकालीन मानसून कहा जाता है उसमें। और इस शीतकालीन मानसून जो है नवंबर दिसंबर में आपके आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में मानसून शुरू हो जाता है। वहां हल्की फुल्की वहां जो है बारिश स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना नवंबर दिसंबर है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। ये तो आपको पता होगा। राजस्थान जो है ये भी आपके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है, छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, झारखंड भी पड़ता है। केवल आपके रह गया क्या? पंजाब जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश नहीं है। यहाँ दोस्तों तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही बता के दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो रहा है। दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15। वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही कितना %? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। 2001 से लेकर 11 के बीच में उत्तर प्रदेश की 10 की मतलब 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या? कि 20.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज बोलते हैं नीति घोषित की गई थी कब? अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या अप्रैल 2003 में। तो दोस्तों सेज की यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा जो है आपके अप्रैल 2000 में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17। एक्सपोर्ट का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, आलिखित सामान्य का निर्यात या तस्करी से सामान का निर्यात। इनविजिबल एक्सपोर्ट की बात करें वो आपका सेवाओं का निर्यात जो है इसका इनविजिबल होता है। दोस्तों जो भुगतान पद्धति है वो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था। एक था चालू, दूसरा पॉइंट है पूंजी खाता। और जो है ये आपके चालू खाता इसको 2 टुकड़ों में भाग देते हैं। एक होता है विजिबल यानी कि दृश्य, दूसरा अदृश्य। दृश्य में जो है आयात निर्यात दोनों देखा जाता है, आयात प्लस निर्यात। इसमें आयात निर्यात के साथ आयात प्लस निर्यात तो है ही और इसके साथ जो है सेवाओं को भी जोड़ा जाता है। और एक पॉइंट इसमें जाती है पक्षीय हस्तांतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई है? तीसरी योजना, चौथी योजना, दूसरी योजना या प्रथम योजना।
तो दोस्तों खादी ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना हुआ है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था। कब किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 की बात कर रहा हूँ। 1956 में इसका स्थापना किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? धातु के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से या शस्त्रों के व्यापार से? गिल्ट एज्ड की बात करें, ये जो है ऐसे प्रतिभूति यानी कि ऐसे शेयर की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम होता है। सरकारी प्रतिभूतियों के जो व्यापार है उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी कि थिंक टैंक कहा जाता है इसको, तो नीति का पूरा स्वरूप की फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपका होगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए नीति फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी कि हम हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं, गलत होगा। नेक्स्ट, वही व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है, ये भी गलत है। ये 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज के सदस्य के लिए ये भी गलत है आपको। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं वही पंचायती राज के सदस्य के लिए योग्य है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, D1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वित्त मंत्री करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है या लोकसभा का अध्यक्ष करता है? दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है इसका जो है निश्चय जो है कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 इसका थर्ड कॉलम में ये लिखा हुआ है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है यानी इसका जो है निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा। प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर सहित प्रमाण पृष्ठांकित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 23। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? तो 60 दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 24। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व या आपके स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार? तो दोस्तों विधि के शासन के बारे में ब्रिटिश न्यायविद प्रो डाइसी ने बताया था। प्रो डाइसी इन्होंने बताया था इस बात कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। पहला उन्होंने ये बताया कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, सभी व्यक्ति चाहे उसके पद प्रतिष्ठा कुछ भी हो देश सामान्य विधियों के अधीन होता है। इसका उद्देश्य यही होता है राज्य संस्थाओं की शक्तियों को सीमित करना। ठीक है, जितने संस्था है उसकी शक्तियों को सीमित करना, यानी कि कोई भी जो संस्था है वो अपने आप को सर्वोपरि ना माने। ठीक है, बिना भेदभाव के समान माना जाए। ठीक है, तो आपके यहाँ देखिए शक्तियों का परिसीमन, जी बिल्कुल ये पॉइंट सही है। विधि के समक्ष समता, बिल्कुल समानता के अधिकार देता। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, इसका तो कोई उल्लेख नहीं किया गया था। नेक्स्ट आपका ये भी सही है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी देता है विधि के शासन। ठीक, यानी कि आपका उत्तर जो है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ राइट हो रहा है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 या कनाडा का अधिनियम? ये तो आंसर आप लोगों को अच्छे ढंग से पता ही होगा। भारतीय संविधान जो है ज्यादातर उसका जो प्रावधान जितने लिए गए वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं भारतीय संविधान सबसे अधिक ऋणी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के है।
200 करीबन धाराओं को उसी तरह रखा गया या थोड़ा बहुत चेंज करके 200 धाराओं को रखा गया करीबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, या दोनों आपका सही है ये भी, या इनमें से कौन? ये तो आपको पता होगा, रक्त जो है ये संयोजी ऊतक है। ठीक, यानी कि आपके कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बंदर में, या मगरमच्छ में, या आपकी मछली में, या मेढक में? तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें क्या होगा? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसके होता है? मेढक के होता है, क्योंकि मेढक को क्या कहा जाता है? एम्फीबिया वर्ग के, एम्फीबिया एम्फीबिया वर्ग की प्राणी है ये। हम जानते हैं ये उभयचर प्राणी है, असमतापी होता है। इनके जो है श्वसन के लिए क्या होता है? एक तो क्लोम होता है, फिर आपके त्वचा भी होता है, क्योंकि उभयचर है ना, फिर फेफड़े का भी यूज करते हैं। तो इनके हृदय जो है 3 प्रकोष्ठों से होता है। जैसे आपने अगर मनुष्य के हृदय को आलिंद होता है और 2 निलय होता है, इसमें क्या होगा? 2 आलिंद होगा और 1 निलय होता है। बन गया आपके 3 टुकड़ा हो गया, 3 पार्ट या 3 प्रकोष्ठ में विभाजित होता है। ठीक, 2 आलिंद और 1 निलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28। भारी जल है ये शीतलक, मंदक, एक प्रकार की औषधि, या ईंधन? दोस्तों भारी जल जो है ये मंदक होता है, क्योंकि मानवों के संचालन में भारी जल का एक विशिष्ट भूमिका होता है। इसमें जो है उच्च दाब वाले जो जल होता है उसका नियंत्रक और शीतलक, नियंत्रक और शीतलक, इससे भारी जल से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे पहला जो है भारी जल का जो प्लांट संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? 1961 में बंगाल में किया गया था। ध्यान रखिएगा, बंगाल में किया गया था 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे है? श्रेणीबद्ध संयोजन, समांतर संयोजन? श्रेणीबद्ध और समांतर संयोजन का संयोग, प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूरी जगह समांतर संयोजन। दोस्तों इसका आंसर तो आपने 10th क्लास में बहुत रटे होंगे कि घरेलू जो कनेक्शन होता है वो आपके समांतर श्रेणी यानी कि पैरेलल सीरीज में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, या वायु में कण? डेसिबल क्या होता है, किसको नापने के लिए? ध्वनि नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबे होते जा रहे हैं। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे वो आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।